नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। साल 2024 के चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अब ऐसे में सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं, अपने अपने खेमे को मजबूत कर रहे हैं। बैठकों और मुलाकातों का दौर भी जारी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 15 अगस्त के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने दूसरे टर्म को आखिरी का संबोधन उन्होंने दिया और साथ ही कहा, मैं लौट कर आऊंगा 2024 में भी इसी लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करूंगा। इस साल 2024, अगले साल 2024 की जो झलक है वो इस साल नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का विजन क्लियर है। अपने 9 सालों के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों के बखान के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 24 में एक बार फिर से सत्ता में वापसी का दम भरा है। साथ ही परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर के विपक्ष पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी के बयान से विपक्ष बौखला गया और अपनी तैयारी को और मजबूती देने में जुट गया है। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर को साल 2024 का चुनावी मुद्दा बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से साफ होता है कि बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन इस साल इन सब के बीच सवाल यहाँ ये है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के बल पर बीजेपी 2024 में जीत की इबारत क्या लिखेगी। साथ ही आज आपने देखा नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया है, जिससे विपक्ष बौखला गया है और साथ ही कह रहा है विपक्ष कि अभी ये जो किया जा रहा है ये बदले की भावना से की जा रही है। इतना अपना रोष निकालना ठीक नहीं है जिस तरीके से नेहरू मेमोरियल का नाम बीजेपी ने बदल दिया है। आपने रविशंकर प्रसाद को भी जरूर सुना होगा, इस पर भी जबरदस्त घमासान है। तो कुल मिलाकर परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, इन तमाम बड़े जो मुद्दे हैं जिन पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष को आड़ी हाथों लिया है, इस पर आज हम बहस करेंगे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। परिवारवाद पर हम बातचीत करेंगे। उससे पहले छोटा सा रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। जोड़ तोड़ के साथ सभी पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। मेल मुलाकातों के बीच 24 में किस दल के साथ कौन लड़ेगा ये भी तय हो चुका है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारियों में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर लाल किले से देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 में एक बार फिर से बीजेपी की वापसी का ऐलान कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर विपक्ष पर करारा प्रहार किया और अगले 5 साल के प्लान को भी बताया। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास से 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। 15 अगस्त के दिन देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार लाल किले से देश को संबोधित किया। पीएम मोदी के दूसरे टर्म का आखिरी संबोधन करीब 90 मिनट का रहा। इन 90 मिनटों में अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 बार परिवारवाद, 11 बार भ्रष्टाचार और 8 बार तुष्टीकरण का जिक्र किया। पीएम मोदी ने जनता से तीनों बुराइयों से मुक्ति की अपील की। लाल किले से पीएम मोदी ने 24 में फिर से वापसी का वादा करते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में
भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे व्यक्तिगत व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए। लाल किले से देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 शब्दों में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का रोड मैप समझा दिया। एक तरफ विपक्ष ने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, तो पीएम मोदी ने 140 करोड़ भारतवासियों को ही अपना परिवार बता लिया। पीएम मोदी के संबोधन से साफ है कि साल 2024 का चुनाव अब आसान नहीं होने वाला। और यार, ऐसे खड़गे साहब की कुछ, मेरे को लगता है वो आंख में कुछ, उन्होंने कहा, किसी ने कहा थोड़ी सी वो प्रॉब्लम आई है, तो उसको जरा दिखवा लें। बिकॉज वो रेड फोर्ट तो आए नहीं, पर वो पारिवारिक कंट्रोल में जो फंक्शन था वह शायद वहां गए हैं। तो अब जो कहते हैं वेदर इट्स ड्यू टू दी आई ट्रैवल और अदरवाइज, पीएम वहीं से करेंगे, रेड फोर्ट से ही संबोधित करेंगे। और खड़गे जी का मेरे को पता नहीं। वो अगले साल फिर झंडा फहलाएंगे, अपने घर के ऊपर फहलाएंगे। इसके पहले भी देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद, क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया का नारा दे चुके हैं। और लाल किले से भी परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार पर जमकर प्रहार किया। तो वहीं विपक्ष महंगाई, रोजगार और मणिपुर जैसे मुद्दे को लेकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटा है। लेकिन साल 2024 में किसकी सरकार बनेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो प्रधानमंत्री हैट्रिक मारने के लिए तो तैयार हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं लौट कर आऊंगा 2024 में और इसी लाल किले के प्राचीर से पूरे देश को संबोधित करूंगा। प्रधानमंत्री तो श्योर है, लेकिन क्या विपक्षी पार्टियां श्योर हैं कि 2024 में वो जीत कर आएंगे? क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियों का मूड जैसे बदल रहा है, गठबंधन जो है उनका जैसे मूड बदल रहा है, जो गठबंधन में उनके साथ पार्टियां हैं। तो ऐसे में आज हम देखते हैं, चर्चा जब करेंगे तो बातचीत होगी, पता चलेगा कि क्या कुछ चल रहा है। और आज इस पूरे डिबेट में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं और जल्दी से रुक कर लेंगे अपने मेहमानों का। सुदेश वर्मा होंगे प्रवक्ता बीजेपी के, रत्नाकर सिंह नेता कांग्रेस के, चिराग सेठी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, मनोज यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, अश्विनी मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद होंगे। और ये तमाम मेहमान हमारे साथ होंगे। और सबसे पहले रुक कर लेंगे सुदेश वर्मा प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए। सुदेश जी, प्रधानमंत्री का लाल किले के प्राचीर से आह्वान कि मैं लौट कर आऊंगा और अगले साल इसी लाल किले के प्राचीर से आप सभी को संबोधित करूंगा। जी देखिए, बिल्कुल हम लोगों को कोई शक नहीं है और उल्टा हम लोगों को बहुत विश्वास है कि जनता फिर से मोदी जी को एक बहुत बड़ा बहुमत देगी, जो इससे भी बड़ा होगा। आपको याद है 2014 में जो बहुमत मिला था वो बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना के सरकार में लाया, हालांकि एनडीए की सरकार थी। उसके बाद एक बहुत भारी इजाफा हुआ नंबर्स ऑफ सीट में बीजेपी का और एनडीए का भी। और आपको पता है कि अगली बार जब हम जा रहे हैं तो निश्चित ही इसमें और इजाफा होगा, क्योंकि मोदी जी का जो एक समर्थन बेस है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है। जो कार्य उन्होंने किए हैं लोगों ने देखा है, परखा है और रोज़ उन्हें पता लगता है कि सरकार क्या कर रही है। और इसके विपरीत एक ऐसा विपक्ष अलायंस है जिसका सिंगल मोस्ट एजेंडा है कि मोदी जी को हटाओ और देश के विकास को डिरेल करो। बस यही तो मुद्दा होना है चुनाव का। और बहुत विश्वास के साथ हम लोग कह सकते हैं कि जो मोदी जी ने कहा है वो बिल्कुल सार्थक होगा और फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री ने कल बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन ऐसे में जो विपक्ष को लेकर के कहा है उसमें है परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार।
और आज आपने देखा विपक्ष में उबाल है क्योंकि नेहरू मेमोरियल का नाम अब बदला जा रहा है, बदल दिया गया है इनफैक्ट, और अब उसे प्रधानमंत्री मेमोरियल कर दिया गया है। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि द्वेष की राजनीति कर रहे हैं, ये खुंदक निकाल रहे हैं। मतलब नेहरू जी का नाम हटा देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रीति जी, हाँ प्रीति जी एक बात बताइए, एक नेहरू मेमोरियल म्यूजियम हो जहाँ सिर्फ एक प्रधानमंत्री के बारे में बताया जाए और उसको बृहद रूप देख के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, नेहरू जी को हटाया नहीं जा रहा है। नेहरू जी का अपना रोल रहा है, देश के पहले प्रधानमंत्री थे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी किया, उसको कोई नकार नहीं रहा है। लेकिन बाकी जो प्रधानमंत्री हैं वो सब भी उनके साथ खड़े होंगे, तो इसको तो और वेलकम करना चाहिए। और नाम हट गया, नाम हर जगह तो इन्होंने क्या किया, अपने नाम पर ही तो दिया है, नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव जी। अब अगर ये कहीं सत्ता में आए आज से 20 साल 25 साल के बाद, तो फिर राहुल जी और प्रियंका जी का भी नाम होगा। ये तो इस तरह का कार्य करते रहे हैं। देखिए, आपने जो परिवारवाद की बात की, आज कोई भी व्यक्ति भारत का अगर देखता है इन पार्टियों की तरफ, तो एनसीपी, शरद पवार और उनके परिवार, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव जी स्वर्गीय, उनके पुत्र अखिलेश यादव, उनके परिवार के सब लोग कहीं ना कहीं नेतागिरी में, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो लोकसभा में हो, सिर्फ परिवार के लोग हैं। उसी तरह आप देखिए बिहार में चले जाइए तो लालू जी के लोग हैं, सभी के सब नेता हैं। तो ऐसे में लोगों का चॉइस बहुत क्लियर है कि क्या परिवारवाद इस तरह लोग एक्सेप्ट करेगा। आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए, वहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब है या तो मुफ्ती जी हैं, आप बताइए, दोनों परिवारवाद वाली पार्टी। अब ये आरोप तो अब बीजेपी पर भी लग रहा है ना कि आप उन पार्टियों के साथ अलायंस कर रहे हैं जिनका परिवारवाद अब जिसका नाम दे रहे हैं वो भी उसी धड़े से निकल कर आए। हमारे साथ नेता कांग्रेस के रत्नाकर सिंह जी, कल प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को आपने सुना होगा जिसमें परिवारवाद, भ्रष्टाचार और उन्होंने कई सारे विपक्षियों के ऊपर लगातार हमले किए। उन्होंने तुष्टीकरण को भी लेकर उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा है। क्या कहेंगे? और आज नेहरू मेमोरियल जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि नाम बदल दिया गया है और साथ ही अब वो प्रधानमंत्री मेमोरियल कहलाएगा। प्रीति जी, देखिए, अभी इन लोगों के मुंह से इस तरह की बातें सुनना कितनी हास्यास्पद बात लगती है। मैं आपको बता दूं, ये हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं और अपने को साफ पाक घोषित करने का काम करते हैं। पूछना चाहता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, यहीं बैठे हैं, आपने सरदार पटेल का नाम हटा करके अहमदाबाद में जो स्टेडियम था उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्यों रख दिया? क्या नरेंद्र मोदी जी का कद सरदार पटेल जी से ज्यादा बड़ा है? ये बता दें जरा, चैनल पे बैठे हुए हैं। और ये अभी आपके सामने किस तरह से परिवारवाद का नाम ले रहे हैं और एनसीपी को परिवारवाद पार्टी बता रहे हैं, और उसी एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में जो है सरकार में बैठे हुए हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, एकदम शानदार कर लेते हैं, लेकिन क्या ये बता सकते हैं कि कर्नाटक में जो इनकी सरकार जो चली गई, 40% भ्रष्टाचार के आरोप में सरकार चली गई, वो किस कारण से गई? ये जरा बता दें। यही भ्रष्टाचारी पार्टी बातें अच्छी करेगी, लेकिन जिसको कहेगी कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, जो नेचुरली करप्ट पार्टी है, उसी के साथ जो है उन्हीं को उप मुख्यमंत्री बना देगी, उन्हीं को वित्त मंत्रालय दे देगी। आपको पता है प्रीति जी, वॉशिंग मशीन किसके पास है? यह भारतीय जनता पार्टी के पास है। किसी भी भ्रष्ट नेता को लेके आओ, उस वॉशिंग मशीन में डाल देंगे और निकालेंगे और पवित्र कर देंगे। और ये हमारे ऊपर भ्रष्टाचार की बात कहते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कि इनके पूर्व जो है जो अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बंगारू लक्ष्मण जी, वो घूस तो सरेआम उन्होंने ऑन कैमरा लिया था। तो ये हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं और अपने गिरेबान में झांक तो रहे ही नहीं। देखिए, आज भी मध्य प्रदेश में भी परिस्थितियां कर्नाटक जैसी बनी हुई है प्रीति जी। वहां पे भी 50% घूस वाली सरकार जो है चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। जहां पे अगर हमारी नेता जो है प्रियंका गांधी आरोप लगाती है तो उनके ऊपर घबराहट में मारे, घबराहट के ये 41 एफआईआर कराते हैं वहां पे। अरे भाई, नवंबर महीने में ही चुनाव है, आप जाइएगा वहां पे, जनता प्रधानमंत्री कह भी तो रहे हैं, कह दीजिएगा वहां पे कि हमने गलत। अच्छा ठीक, आराम से और भी लोग हैं, आराम से अपनी बात रखिए। कोई आप ज्यादा ओवरलैप कर जाएंगे, अब ज्यादा चिल्लाएंगे फिर किसी को। प्रधानमंत्री ये भी तो कह रहे हैं कि 24 में आखिर, अब ये सोचने वाली भी बात है, वो कह रहे हैं कि 24 में भ्रष्टाचारियों को वोट देगा कौन, परिवारवादियों को वोट देगा कौन, वो नेता जो तुष्टीकरण के लिए बहुत ही फेमस है उनको वोट देगा कौन। इसी पे सवाल का जवाब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मनोज जी जरा जवाब दीजिएगा। मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आवाज आ रही है आपको? मनोज जी आवाज, हाँ जवाब दीजिएगा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश
देश में 1 अरब 40 करोड़ की आबादी को जब वो संबोधित कर रहे थे, 40 करोड़ की आबादी को जब वो संबोधित कर रहे थे 15 अगस्त के मौके पे, तो वो अपना भाषण भूल गए कि हमें किस विषय पे आज बोलना है और चुनावी भाषण में चले गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मुझे ये लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त 2023 में देश में क्या अचीवमेंट हुआ है पिछले 9 सालों में, और देश अगर 5 साल और उनको देता है तो क्या अचीवमेंट्स, क्या गोल सेट पूरे हो जाएंगे, इस बात का इंतजार कर रहा था। लेकिन हुआ क्या? परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, इन तीनों का अगर सबसे बड़ा कोई वाहक है तो वो भाजपा है। और इसलिए है कि बीजेपी अपने कुकृत्यों को छुपा के दूसरों को गलत बताने का प्रयास करती है। परिवारवाद किसे कहते हैं? अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा समाजवादी पार्टी परिवार, सिर्फ समाजवादी परिवार के लोग हैं। मैं आपसे अगर आपको करेक्ट करूं तो समाजवादी पार्टी के परिवार के भी लोग हैं किसी भी पदों पे, और वो सब जैसे कि पहलवान दंगल में लड़ता है ठीक वैसे ही वो जनता के बीच में जाते हैं। चाहे वो 111 विधायकों में 2 विधायक हों, जनता के बीच से चुन के आए, चाहे लोकसभा में 1 सांसद के रूप में हो, वो जनता के बीच में गई और चुन के आई, चाहे इटावा में हमारे पास जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी हो, वो हम जनता के बीच में गए और चुनाव बीजेपी की सरकार से लड़के और जीत के आए। डेवलपमेंट का कौन सा पैमाना है? बनारस के अलावा उत्तर प्रदेश में किस जिले में काम हो गया जिसको आप आइडियल वर्क कहेंगे कि इस जिले में पूरे देश में लगभग 739 जिलों में सबसे बेहतर जिले के रूप में इसका डेवलपमेंट किया गया? उन 5 जिलों का नाम बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश में बता दें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी के अलावा वो काशी कॉरिडोर और 2-4 रोडें, 1-2 ओवरब्रिज, इतना तो हमारे सरकार के मंत्री ने बनवा दिया होगा अपने जिले में, और इससे बेहतर बना दिया होगा। तो प्रधानमंत्री और समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री में क्या अंतर रह गया? मुझे नहीं लगता है कि कोई अंतर रह गया। तो ये सिर्फ पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए प्रीति जी बीजेपी के प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि डर और खौफ उनके दिमाग में इंडिया का बैठ गया। अच्छा ठीक है, चिराग सेठी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आपके प्रधानमंत्री हैं या नहीं? मनोज यादव जी तो हमेशा कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उनके प्रधानमंत्री नहीं हैं, आपके प्रधानमंत्री तो होंगे। चलिए, आज राहुल गांधी की और आम आदमी पार्टी के मुखिया जो हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी बैठक चल रही थी दिल्ली में। आप सब इंडिया अलायंस के साथ हैं। वैसे में अभी थोड़ी देर पहले अलका लांबा ने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि अब आने वाले लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस है वो दिल्ली से पूरे 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब फिर आम आदमी पार्टी उन सीटों से चुनाव नहीं लड़ेगी लोकसभा में? प्रीति जी, अभी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो आया नहीं है। अभी एक बार ऑफिशियल स्टेटमेंट आने दीजिए, मीटिंग हुई है, आपको भी पूरा एक रिजल्ट मिलेगा। पर पहले मैं इस पे एक बात करना चाहता हूं, जो कल प्रधानमंत्री ने भाषण दिया परिवारवाद पर, भ्रष्टाचार पर। आज आम आदमी पार्टी के लिए परिवारवाद नहीं, आपके लिए भ्रष्टाचार चलेगा। चलिए, आपके लिए इसीलिए आप क्योंकि परिवारवाद से शराब शुरू घोटाले को लेकर बड़े आरोप लगे हैं। परिवारवाद से शुरू कर लेते हैं। परिवारवाद में अरविंद केजरीवाल का कौन सा परिवार? चलिए बोलिए। चलिए, परिवारवाद से नहीं, हम भ्रष्टाचार से शुरू कर लेते हैं। आज सुबह मैं एक सड़क देखकर आया जिसका बजट था 18 करोड़ और उसका जो बन रहे हैं वो बन रहा है 251 करोड़। तो मुझे लगा शायद सोने की सड़क बन रही है, जो पत्थर डल रहे होंगे शायद सोने के होंगे। और सुबह सुबह जाकर मैंने वहां माथा टेका और मैंने वहां से कुछ पत्थर और मिट्टी ले लिया कि शायद ऐसा हो कि जो CCAE जो इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी है, कैबिनेट का इकोनॉमिक अफेयर कमेटी, उसने 18 करोड़ रुपए सैंक्शन किए और वो सड़क आज 251 करोड़ रुपए की हो गई। CAG जो खुद सरकारी एक बॉडी है, उन्होंने आगे बोला कि बस ये जो है ये 18 करोड़ रुपए का आपका सैंक्शन था और आप ये 1 किलोमीटर दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे आप 250 करोड़ रुपए में बना रहे हैं। ऐसा क्या सोना डाल रहे हैं मोदी जी? ऐसा क्या हीरे जवाहरात रख रहे हैं उस मोड़ पे? क्या ऐसा हो रहा है कि वहां से आप चलेंगे और सीधा आप अच्छे दिन की तरफ जाएंगे, जो वैसे तो मिले नहीं है हमें? शायद उस फ्लाईओवर पे चढ़ के हमें अच्छे दिन मिल जाए, चाहे वो 250 करोड़ रुपए, पता नहीं कैसे वो 1 किलोमीटर, मतलब 615 करोड़ में हमने चंद्रयान 3 भेज दिया और 3 किलोमीटर के हम 750 करोड़ रुपए दे रहे हैं। देखिए, और ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की। लेकिन दिल्ली वासियों का ये भी कहना है, आप दिल्ली के अलग अलग बाजारों में लोगों से मिलते ही होंगे, हालांकि आप प्रवक्ता हैं, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप दिल्ली वासियों से मिलते ही होंगे, सब्जी जरूर घर के बाहर खरीदते होंगे। मैं भी दिल्ली में रहती हूँ इसलिए बता रही हूँ।
उनका कहना है कि जितना डेवलप शीला दीक्षित के दिल्ली में रहते हुए मुख्यमंत्री दिल्ली ने डेवलप किया, अरविंद केजरीवाल के रहते हुए उतना डेवलप दिल्ली का हुआ नहीं, अगर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े फ्लाईओवर्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जब दिल्ली में हुआ था तब दिल्ली का जो सौंदर्यीकरण हुआ था, उसके बाद दोबारा दिल्ली वासियों ने वो सौंदर्यीकरण देखा नहीं है। हालांकि इस पर अब मैं आपसे स्टेटमेंट लूंगी, मैं आती हूँ, लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया। हमारे साथ अश्विनी मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आपने तमाम लोगों को सुना। 2024 प्रधानमंत्री का कल संबोधन, 3 बड़े मुद्दे जिन पर उन्होंने विपक्ष को घेरा है, परिवारवाद, तुष्टीकरण और साथ ही भ्रष्टाचार। लगातार अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जहां भी जा रहे हैं इन तीनों शब्दों पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्या कहेंगे? जी प्रीति जी, ये 3 गंभीर विषय रहे हैं। भ्रष्टाचार तो मुझे लगता है हिंदुस्तान की जड़ों में समाया हुआ है, और भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिसपे हम सबको क्यूमुलेटिव तरीके से काम करना होगा अगर हम बेहतर भविष्य चाहते हैं भारतवर्ष का। हालांकि प्रधानमंत्री ने जो अपने भाषण में कहा वो काफ़ी कुछ उन्होंने राजनीतिक मायने में कहा, जहां उनका इशारा कांग्रेस के भ्रष्टाचार की तरफ था। और अमित शाह ने अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में कांग्रेस के भ्रष्टाचारों के जो घोटालों की लिस्ट थी वो गिनाई भी थी। मुझे लगता नहीं मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत है, बट जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है उसमें कोई दो राय नहीं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है हमारे रूट तक घुस चुका है, जिसको हमको क्यूमुलेटिव तरीके से फाइट आउट करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं हमारे देश का विकास हो। रही बात परिवारवाद की, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता गिना रहे थे और ये सच बात भी है। ये कह देना कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है शायद कुछ हद तक है, बट मेरा ये मानना है कि परिवारवाद वो ज्यादा खतरनाक होता है जो टॉप शीर्ष नेतृत्व से आता है, जो टॉप से आता है। अगर किसी आईएएस का बेटा क्या आईएएस के एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकता है और दोबारा आईएएस बन भी सकता है, बट बिना एग्जाम दिए किसी को अगर डीएम बना दिया जाए तो वो परिवारवाद है। मुझे लगता है चाहे हम कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, डीएमके की बात करें, किसी भी मेजर पार्टी की बात करें जो इनके इंडिया अलायंस में है, उनमें परिवारवाद बहुत अच्छे से फैला हुआ है। तो ये भी एक सोच का विषय है कि हम उस पर कोशिश करें। मैं एक बात अपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को कहना चाहूँगा, इनको 250 करोड़ की शायद सड़क समझ में नहीं आ रही है। सर, जब आप 1 करोड़ के पर्दे ले सकते हो तो सड़क तो 250 करोड़ की बनी सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा विषय है। 250 करोड़ पहले पे दहला, वो 250 करोड़ है, 250 करोड़ का 1 किलोमीटर। पर्दे 1 करोड़ सर, के आ सकते हैं, चांद पे पहुंच कपड़ा आ सकता है। अरे इससे सस्ता चांद पे पहुंच जाता है। 1 करोड़ में सर, 1 करोड़ में भी आदमी कहां पहुंच सकता है सर। डिफेंडर भक्त आ गया। तो हमारे समाजवादी पार्टी के नेता तो कहेंगे आप, मैं समाजवादी पार्टी वेरी गुड पूछना चाहता हूँ, परिवारवाद की बात कर रहे थे आप, एक समाजवादी पार्टी का प्रेसिडेंट बताएं, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के अलावा गुड डिफेंडर भाई नहीं है तो बताएं, बड़े अच्छे डिफेंडर। अरे आप बताएं ना, आप बताएं, एक अध्यक्ष बताएं समाजवादी पार्टी का, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के अलावा जो समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष बता दीजिए। क्या वो स्टेट की डिक्शनरी नहीं है? उपाध्यक्ष बता दीजिए। उपाध्यक्ष मैं डिफेंड नहीं कर उत्तर रहा हूं प्रदेश में भारतीय जनता उपाध्यक्ष पार्टी का, बता मैंने दीजिए ना कहा भाई। ठीक है, भारतीय मनोज जनता यादव, पार्टी आप उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष बता मनोज दीजिए। यादव, परिवारवाद है, बट अरे शीर्ष आप नेतृत्व बता दीजिए क्यों डर रहे हैं? अब क्यों डर रहे हैं? बता दीजिए ना, खत्म हो जाएगा ना। अरे सवाल पूछा है तो जवाब तो ले लो। बताओ ना, नाम मैं आपका पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, अरे मैं तो आपके आप सवालों का बीजेपी जवाब का वक्ता भी दूं। तो नहीं मैं है, राजनीतिक बताइए। विश्लेषक जवाब हूं, देने दीजिए। मेरा काम है। एक सेकंड, रुक जाओ। आप ही तेज प्रीति बोलिए, जी, एक पूरे बात पैनल में स्पष्ट आप ही कर थोड़ा दूं। तेज बोल रहे हैं। आप ही एक तो बात आप ही मैं बोलिए, स्पष्ट सबको शांत कीजिए। आप आज अब मेरा रोल निभा लीजिए, आप ही थोड़ा तेज बोल बोल के सबको शांत कीजिए। चलिए बोलिए मनोज जी, बोलिए। मैं स्पष्ट रूप से ये बात बता दे रहा हूं, समाजवादी पार्टी के दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी चुने गए और पूरी पार्टी के जितने भी सदस्य, सक्रिय सदस्य थे, जितने लोग थे, उन्होंने उनको चुना है। किसी ने उनको बैठाला नहीं है। कितने राजनीतिक दल टूट जाते हैं, कितने राजनीतिक दल टूट जाते हैं भाई। जिस पर विश्वास होगा उसी को तो अध्यक्ष बनाया जाएगा। आप क्या चाहते हैं? और सुनो, एक मिनट रुक जाओ। वो अनुप्रिया पटेल ने अपने पति की जगह अपने किसी रिश्तेदार को मंत्री बनाया क्या उत्तर प्रदेश में? संजय निषाद ने अपने बेटों की जगह अपने पड़ोसी के बेटे को बनाया क्या मंत्री? और ये ओम प्रकाश जी गए हैं अपने बेटे के टिकट के अलावा किसी और के टिकट को मांग रहे हैं क्या बताने की कोशिश कर रहे हो सर? शायद आपने बीजेपी में नहीं, मैंने कहा परिवारवाद बीजेपी में भी है, पर जब शीर्ष नेतृत्व से परिवारवाद आता है तो ज्यादा घातक होता है। आपने शायद मेरी बात बीजेपी का परिवारवाद नहीं है। बीजेपी में मैंने कहा परिवारवाद है, बट जब शीर्ष नेतृत्व परिवारवाद करता है तो सिर्फ परिवारवाद बचता है। आप मुझे बताएं, बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व बताए परिवारवाद, क्या बीजेपी का हमेशा अध्यक्ष एक ही परिवार से आता है? क्या बीजेपी का अध्यक्ष हमेशा एक ही परिवार से आता है? क्या प्रधानमंत्री हमेशा एक ही परिवार से आता है? आप परिवारवाद की बात, परिवारवाद हर जगह होता है, भ्रष्टाचारियों की तरह वहां पे डिपेंड कर रहे हो। आप कर रहे हो 250 की सड़क,
जो बनी है वो जायज चलिए है। सुदेश वर्मा जी, अरे मुझे तो सुदेश शर्म आ रही है सुदेश कि वर्मा राजनीति जी, में सिर्फ सुदेश बताओ वर्मा जी, आराम कि से। 250 की सड़क बन अब गई मनोज और जी, आप उसको आप डिफेंड कर मनोज रहे जी, हैं। आरटीआई डाले इसको सर कि घटने 250 मत की ले जाओ सड़क भाई। क्यों मनोज बनी? जी आराम से, सरकारी सुदेश नंबर दिया वर्मा तो जी, RTI का दे रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता, 10 लेन ओवरलैप बनाओ मत तो खर्चा कीजिए, बढ़ेगा। ओवरलैप जी मत वालों कीजिए, को पैदल चले ओवरलैप गए मत छोड़ कीजिए, के। ओवरलैप मत कीजिए। शीश महल पे कैग की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और कैग की रिपोर्ट जांच में बिठाई गई है कैग की, और अपनी रिपोर्ट वो सौंपेंगे कि केजरीवाल जी ने अपने घर में क्या किया क्या नहीं किया, वो जांच का विषय है। सुदेश वर्मा जी, जो जांच की रिपोर्ट आ गई उस पर तो बात करनी चाहिए ना। सुदेश वर्मा जी जवाब देंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा और जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का इंडिया के सवाल में। फौरन वापस चलेंगे, तमाम हमारे जो गेस्ट हैं वो बने हुए हैं। सुदेश वर्मा जी का रुख करेंगे, प्रवक्ता भाजपा के। सुदेश वर्मा जी, इतने सारे सवाल एक पर एक तमाम पार्टियों के प्रवक्ताओं ने दागे हैं, जवाब जल्दी से दीजिएगा। आप हाथ भी उठा रहे थे और तसल्ली से जरा आप लोग सुनिएगा, ओवरलैप मत कीजिएगा। जी, मैं हाथ भी उठा रहा था क्योंकि मेरा एक नेचुरल डिसएडवांटेज हो जाता है जब तीन विपक्ष की पार्टियां जो इंडिया अलायंस की हैं अगर हम पर अटैक करती हैं। हम कोशिश करेंगे वो हमारी बात को समझने का प्रयास करें, क्योंकि मैं यहाँ तू मैं करने के लिए नहीं आया हूँ। आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब देने हैं, तो भाषा शैली को अगर हम मेंटेन कर पाएँ एक सभ्य चैनल के लिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये मैं मनोज यादव जी के लिए बोलना चाहूँगा। बहुत गुस्से में ऐसा लग रहा है अगर हम परिवारवाद की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए 2024 का जो चुनाव है ना, मैं एक बार बोलूंगी सबको, एंजॉय करके आप अपनी बातों को आराम से रखिए। इस पूरे डिबेट को आप लोग बहुत तार्किक रूप से भी प्रेजेंट करेंगे तो भी लोगों को समझ में आएगा। इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ भी अनाप शनाप या फिर मुझे नहीं लगता मनोज जी ऐसा कुछ बोलेंगे। कोई बात नहीं, चलिए बोलिए सुदेश वर्मा जी। जी प्रीति जी, बिल्कुल जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, इसको एंजॉय करें। और देखिए हमारा जो है एक आइडियोलॉजी आपने बताया, मैं बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जब हम परिवारवाद की बात करते हैं, जो आपने कुछ एग्जांपल्स दिए आप दे सकते हैं। हम ये नहीं बोलते कि किसी पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, ये कतई नहीं बोलते। पॉलिटिशियन का बेटा इसका मतलब वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होता है। अगर वो कार्य करके कार्यकर्ता की तरह आता है और पद पाता है, आगे बढ़ता है तो बढ़ना चाहिए। अगर हम परिवारवाद की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि डिसीजन मेकर कौन है। आप बताइए बीजेपी में कौन डिसीजन मेकर है जो परिवार को आगे बढ़ा रहा है? आप एक नहीं मिलेगा आपको। अगर बीजेपी में ऐसी पार्टियां हैं जो परिवारवाद की पार्टियां हैं तो उनकी पार्टी को हम गवर्न नहीं कर सकते, लेकिन सत्ता से उनको बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि एक बड़े कम्युनिटी को अगर वो रिप्रेजेंट करते हैं सत्ता से बाहर रखना गलत होगा देश के लिए। और हम तो चाहेंगे कि परिवारवाद हटे, क्योंकि परिवारवाद एक बहुत बड़ा एक तरह का नासूर है इस देश के लिए, और उसी के खिलाफ जो है मोदी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। और फैक्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं। आप बताइए किसी भी परिवार को उठा के देख लीजिए, अखिलेश यादव जी की बात करते हैं, क्या अखिलेश यादव जी ये बन पाते अगर मुलायम सिंह यादव जी नहीं होते तो? क्या आपने मेहनत से बन के आए हैं बताइए? ऐसे बहुत से लोग हैं जो आप जाके देखिए इंडिया अलायंस में ऐसे ही लोग हैं। तो इसलिए परिवारवाद का चार्ज आपको फेस करना पड़ेगा जब आप चुनाव में जाएंगे। करप्शन के कारण ही आपने यूपीए से इंडिया अलायंस किया। यूपीए से आपको क्या परहेज था? क्या कोई नया अलायंस पार्टनर आया? नहीं आया है। तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो था उसको क्यों आपने डंप कर दिया? क्योंकि आपको पता था कि भ्रष्टाचार का उस पर लग चुका है एक सेंध और वो नहीं जाने वाला इमेज, तो आपने एक इंडिया अलायंस बना लिया। बोलते हैं ना कि न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, उसी तरह का हुआ ना। सारे वही लोग हैं। तो निश्चित ही करप्शन का भी आपको चार्ज फेस करना पड़ेगा। और जब हम अपीजमेंट की बात करते हैं, आप किसी कम्युनिटी को अपीज करते हैं। अगर हमने माइनॉरिटी स्कॉलरशिप दिया है तो एम्पावरमेंट के लिए दिया, अपीजमेंट के लिए नहीं दिया है। आप उस कम्युनिटी का भलाई नहीं चाहते, आप सिर्फ अपीज करते हैं कि चलो इससे वोट ले लो। अगर आप क्वेश्चन ये आएगा, जब सच्चर कमेटी ने बोला था कि मुस्लिम बहुत बैकवर्ड हैं इकोनॉमिक क्राइटेरिया में, इसका किसका डिसीजन था? ये कांग्रेस की सरकार का डिसीजन था ना, हमारा डिसीजन नहीं था। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आप किसी कम्युनिटी को बेवकूफ बना सकते हैं, उसके एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो अपीजमेंट नहीं होगा। तो ये हमारा एजेंडा है, आइडियोलॉजिकल एजेंडा है, इस पर हम बात करेंगे और लोगों से मैंडेट मांगेंगे। विकास तो है ही साथ साथ। ठीक है रत्नाकर जी, हमारे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश जी ने, उन्होंने कहा कि जब भी आप बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं, आप मुस्लिम क्लास की बात करते हैं, तब आता है और एक तुष्टीकरण, जैसे मैं लगातार कह रही हूँ, प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण पर भी निशाना साधा है।
कांग्रेस पार्टी पर, समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगे हैं कि इन दोनों ही पार्टियों ने देश में तुष्टीकरण किया है और खासकर मुस्लिम समुदाय जो आगे बढ़ना चाहता था उसे रोककर उसे बढ़ने नहीं दिया। यह खुद मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी पर कि उनका जो आगे बढ़ने का जो भी रास्ता था वो राजनीति की वजह से, वोट बैंक की वजह से कहीं ना कहीं रुका, तुष्टीकरण करते रह गए और अपना वोट बैंक साधते रह गए। रत्नाकर जी। प्रीति जी देखिए, तुष्टीकरण राजनीति में कौन करता है, ध्रुवीकरण राजनीति में कौन करता है, ये शायद किसी से बात छुपा नहीं है, ये कितना भी अपना सफाई दे। अभी मैं पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ था उस समय 80-20 का नारा कौन लगा रहा था भाई साहब? बैठ करके वहां पे 80-20 का नारा कौन लगा रहा था? जब प्रधानमंत्री जी स्वयं व्यक्ति के कपड़े से उसके धर्म की पहचान की बात करते हैं तो आप समझ लीजिए कि उनकी मानसिकता कैसी है। उन्हीं के नेता लोग जब भी 4% मुसलमानों का धर्म की पहचान नहीं थी प्रीति जी, खत्म करने का गलत है। धर्म की पहचान की बात नहीं थी, ये पहचान थी विद्यार्थी है कि नहीं है, ये पहचान थी विद्यार्थी है कि नहीं है। धर्म का चोला मत पहनाइए, फिर आप फिरका परस्ती की राजनीति कर रहे हैं। प्रीति जी मैं इनके बीच में बोला नहीं, अगर वो था कि स्टूडेंट है कि नहीं वो इसके बारे में बोला था प्रधानमंत्री जी ने। सुधीर जी, चलिए आपको मैंने समय दिलवाया था। आप गलत बोल रहे हैं, मैं गलत बोल रहा हूं। मैं समय दूंगी, आप क्लियर कर लीजिएगा। मैं आपको समय दूं, आप सफाई अपने समय में सफाई दीजिएगा। आपको समय दिया, चाहे मनोज यादव हो या फिर रत्नाकर जी हो, लोगों ने सुना आपको। आप भी थोड़ा धैर्य रखिए, आपको मैं समय दूंगी, आप सफाई दीजिएगा। चलिए रत्नाकर जी जल्दी से अपना जवाब कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मनोज जी भी हाथ उठा रहे हैं, जल्दी से। देखिए, देश भर में जो है नफरत की राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मणिपुर का हिंसा देख लीजिए, हरियाणा के हिंसा, मेवात नूह का हिंसा देख लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति होती कि देश में इस तरह के हिंसा को रोक करके नफरत को जो बढ़ावा देने का लिए काम करे, रोका जाए, अगर इच्छा शक्ति रहती तो रोक दिए होते, लेकिन कहीं पे इच्छा शक्ति नहीं है, जानबूझ के बढ़ावा देने का काम ये लोग करते हैं। अब बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में जाते हैं, 26-26 रैलियां करते हैं और कहते हैं कि जय बजरंगबली का नारा लगा करके आप ईवीएम में जो है बटन दबाइए और अपना वोट दीजिए। आप समझ सकती है कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद पे बैठे नरेंद्र मोदी जी अगर इस तरह की बात करते हैं तो समाज को बांटने का काम तो कौन करता है? कुमार जी भी तो बोलते हैं कि हम जीत कर आएंगे तो हर गली गली में हनुमान जी का मंदिर बनवाएंगे। आपकी पार्टी से नहीं कहा गया, आपके डिप्टी सीएम हैं बिल्कुल डीके शिव कुमार, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने रिएक्ट किया, उन्होंने भी रिएक्ट किया। राजनीति उन्होंने भी धर्म की ठीक है। आप अगर आरोप लगा रहे तो एक तरफा होगा नहीं। उन्होंने नहीं कहा कि हम जीत कर आएंगे तो हम गली कूचे में बना देंगे, हर एक गली में हनुमान जी का मंदिर होगा, नहीं कहा आप लोगों ने। नूह के दंगे पर ये कहा गया कि पूरा प्लांटेड था, उसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया गया। जब वहां के साधु संत आके कहने लगे कि हम 15 मिनट की रैली में भी आगे नहीं बढ़े, तब तक पत्थरबाजी हो गई, मारा गया। उसके बाद भी और मेवात के दंगे में इनके लोगों का हाथ है, पूरा देश देख रहा है। वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो जब वायरल होता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और कार्रवाई अगर अपडेटेड नहीं है क्या खबरों से? कल ही पकड़ा गया, समय रहते कार्रवाई की गई होती तो हिंसा शायद दबाई जा सकती थी, रोकी जा सकती थी। मोनू मानेसर के बाद जो दूसरा बढ़ावा दिया गया, मोनू मानेसर के बाद जो दूसरा आरोपी था ना, उसे पकड़ लिया गया है कल हरियाणा पुलिस की पकड़ा तरफ गया। घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है, होती जो भी था। उसके बाद जब पूरे देश में जब लोग भुगत चुकते हैं उस हिंसा का, नफरत की राजनीति का खामियाजा लोग भुगत चुके हैं, उसके बाद ये कार्रवाई की जाती है। मनोज यादव जी देखिए, एक बड़ी बात बीजेपी के प्रवक्ता ने कही कि समाजवादी पार्टी में डिसीजन जो लेते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही लेते हैं। बिल्कुल सत्य है, समाजवादी पार्टी अगर कोई डिसीजन लेगी तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और जो पार्लियामेंट बोर्ड होगा वो लेगा, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम डिसीजन जो प्रीति जी लिया जाता है वो जनता के द्वारा लिया जाता है। आप किसी को भी टिकट दे दो, किसी को कुछ कर दो, जनता जो अंतिम निर्णय लेगी वही सदन में जाएगा, उसी को बहुमत मिलेगा, उसी की सरकार बनेगी। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात कही कि आप अल्पसंख्यक वर्ग को या किसी भी कम्युनिटी को आप एम्पावर करने के लिए उनको लगातार वजीफा और तमाम बातें देने की बात कर रहे हो, तो आपने क्यों 4% जो आरक्षण था बंगलौर में, कर्नाटका में अल्पसंख्यक, क्या उससे एम्पावर नहीं हो रहे थे क्या वो लोग? आपने उनका आरक्षण क्यों खत्म कर दिया? एक बात। प्रधानमंत्री जी को ये बात कहने से पहले 10 बार सोचना था कि ईद में बिजली मिलती है और दिवाली होली में बिजली नहीं मिलती है। ये भी एम्पावर करने के लिए अगर आप ऐसा बयान देंगे प्रधानमंत्री, तो आप कैसे एक समुदाय, एक वर्ग, एक
जो लोग पीछे रह गए उनके बारे में आप क्या मैसेज दे पाओगे? दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप रियल में 9 साल के प्रधानमंत्रित्व काल में आपने कुछ किया तो आप मुद्दों पे आइए और मुद्दों पे डिबेट करिए। जो भी आपने काम किया है, जो भी हमने काम किया है, उन सारे कामों का चर्चा होनी चाहिए और जनता जिसको एक्सेप्ट करेगी वो ठीक। और अगर परिवारवाद गड़बड़ है, भ्रष्टाचार है, तो आपने 9 सालों में क्या यही किया? क्या आपको मिटाना चाहिए था सब कुछ? अगर आप नहीं कर पाए 9 सालों में तो आप नहीं कर पाएंगे। सुदेश जी, जिन चीजों पे आरोप लगा रहे हैं उसमें भी आपने कोई काम नहीं किया। सुदेश जी, मैं किस बात का जवाब दूं? देखिए, डिबेट को थोड़ा सीरियसली लीजिए। अगर हम लोग परिवारवाद की बात करते हैं तो अपने एक आइडियोलॉजिकल बोरिंग्स को भी बताते हैं। अनुराग और ठाकुर मैंने जो कौन है? अखिलेश यादव जी का एग्जाम्पल दिया, पंकज सिंह कौन है? मैंने ये बताया पूनम महाजन कौन कि वो है? अध्यक्ष कौन कैसे कौन है? ये आप ही के सर, पार्टी के आपको नेता कुछ हैं नहीं ना? पता है। अरे आपको आप ही कुछ, के मैंने पार्टी पहले ही के। बोला ना। राहुल गांधी अब इस कौन तरह का है? बात करिएगा फिर तो आर्गुमेंट नहीं हो सकता। हमारे बात में प्रीति जी, हमारे बात में प्रीति जी, आपको कहीं भी कंट्राडिक्शन नहीं मिलेगा। कॉन्ट्राडिक्शन मैं आप फिर बोल रहा हूँ अभी कि एनसीपी नेता का बेटा बेटी होना कोई नेगेटिव नहीं है। गठबंधन कर लेते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में। लेकिन जिस दिन पूनम महाजन को अगर सीधे अध्यक्ष बना दिया जाए जस्ट बिकॉज वो प्रमोद महाजन जी की बेटी है, तब बोलिएगा। आज अगर वो बनती है, ये परिवारवाद नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं। अरे वाह, अपने मेहनत से आएगा। हमारे दल में अगर कोई नहीं रोक सकता है तो उसको परिवार, हमें ये नहीं पता होता कि अगला अध्यक्ष कौन होगा बीजेपी का। कोई अगर परिवार का है तो उसको परिवारवाद का नाम नहीं देंगे। सब पता है, कैसी बुद्धिमत्ता रखी है बताइए। अच्छा ये बताइए, अध्यक्ष कोई भी रहे, प्रधानमंत्री का जो दावेदार है कौन होगा सबको पता है। सुदेश जी जरा ये बता कांग्रेस चलती, ये भी वो पता है। अनुप्रिया पटेल उस पार्टी को परिवारवाद नहीं बोलेंगे। अपना दल बताइए, आप तो परिवारवाद के चक्कर में इतना अंधविश्वास में इतना अंधे हो चुके हैं कि गांधी नाम तक ले लिया आपने। जनशक्ति अब पार्टी बताइए, प्रियंका वाड्रा को प्रियंका गांधी बोलते हैं, दूसरे के साथ किया है। उनके बच्चे लोग भी गांधी हो जाएंगे। तमाम तो इस तरह का बात करके आप देश को बेवकूफ बना सकते हैं। और परिवार, अरे हम लोग बहुत क्लियर है भाई साहब, आप कहीं भी डिबेट कर लीजिए, हम लोग बहुत क्लियर है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं और देश की जनता डिसाइड करेगी कि कौन किस चीज के लिए कहाँ खड़ा है। देश की जनता देख रही है आप क्या कह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। अरे आप बोलना क्या चाहते हैं, आपके मुद्दे क्या हैं? अच्छा, अभी और एक और मेहमान आम आदमी चिराग सेठी जी, रुक जाइए। चिराग सेठी जी, अलायंस को लेकर के भी बहुत सारे, बोलिए मनोज जी, बोलिए जल्दी से। एक लाइन, बस एक लाइन। देखिए, समाजशास्त्र की परिभाषा अरस्तु ने दी थी, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन अब परिवारवाद की जो ये परिभाषा है इसको मोदी जी ने दी है, ये अब आप जान लीजिए। पहले भी जो परिवारवाद की परिभाषा बीजेपी देगी उसी को परिवारवाद समझा जाएगा। परिवारवाद का उद्गम कांग्रेस से होता है, अब जो कुछ मोदी जी कहेंगे उसी को परिवारवाद, बाकी पार्टियों में भी चला गया है। मैं एक चीज जोड़ दूं, एक लाइन मैं भी जोड़ना चाहता हूं। आप लोग आपस में समाजवादी कांग्रेस जोड़ लीजिए। शर्म करिए, क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ कहेंगे आप? 4 लाइन रत्नाकर जी कांग्रेस वाले इधर से जोड़ लेंगे, फिर समाजवादी पार्टी 2 लाइन और जोड़ेंगे। जोड़िए, अब आप भी जोड़िए, क्या जोड़ रहे हैं बताइए। देखिए प्रीति जी, ये कोई राजतंत्र तो है नहीं कि ये मुकुट जो है उठा करके अपने लड़कियों को पहना दिया तो वही राजा बन गया। एक राजा तो दूसरे राजा को, यही तो हम लोग बोल रहे हैं, यही तो आप लोग कर रहे हैं, यही हम लोग बोल रहे हैं। ये तो लोकतंत्र है। जो भी व्यक्ति, यही हम लोग बोल रहे हैं, वो जनता चुन के भेजती है, फिर उसके ऊपर आप ताज पहना दीजिएगा और फिर बोलिएगा लोगों को वोट दो। बनता है, विधायक बनता है, वो जो जनप्रतिनिधि बनता है उसको जनता जिताती है भाई। आप आरोप लगा देते हैं परिवारवाद। अरे भाई, अपने टिकट पे किसी आम आदमी को भी चिराग सेठी कहा जा रहा है कि अलायंस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, जो समाज में काम करता है उसको भी देंगे टिकट। अभी भी बातचीत का दौर, मीटिंग्स लगातार जारी, जैसे दिल्ली में आज चल रहा है, उसके बाद फिर मुंबई में आप लोग मीटिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि शायद आम आदमी पार्टी इस मुंबई वाली मीटिंग से बाइकआउट कर सकती है, क्योंकि ये जो 7 सीटें वाली लोकसभा वाली जो खबर है जिस पे मैंने आपको कहा, इस पर शायद आम आदमी पार्टी को आपत्ति है। और मैं आपको बता दूं कि 2024 से पहले ये अलायंस पर बीजेपी ने कई बार ये भी कहा है कि पार्टियां एक साथ सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए साथ तो आ गई हैं, लेकिन इनका मूड, इनका रूप, इनका जो चरित्र, विचारधारा एक साथ मैच करेगा। और सबसे बड़ी बात है त्याग की भावना। एक इतनी बड़ी पार्टी को एक साथ लेकर चलने के लिए त्याग की भावना अंदर होनी चाहिए। क्या हो पाएगा ये?
चिराग प्रीति जी, सेठी। त्याग तो वहीं से शुरू हो गया था जब एनसीपी के साथ गठबंधन हुआ था। सुबह 71,000 का जो घोटाला था, शाम तक आते आते उन्हें उप मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल गई थी, तो वहीं समझ में आ गया था कि किसका कितना देने का चरित्र है। सूत्रों के वो तो छोड़ हवाले से दीजिए। खबर है मुंबई वाले बैठक का आप लोग बाइकआउट करेंगे। आने दीजिए, समय आने दीजिए, सब आपको पता चलेगा कौन साथ है कौन नहीं। क्या उन 26 पार्टियों के साथ आने से एनडीए की 8 साल में मीटिंग नहीं हो गई थी? आज से पहले कब हुई थी एनडीए की मीटिंग, आप मुझे बताइए। क्या ये डर आपको नहीं दिखा रहा? कौन से दल है जिनके कभी आपने नाम नहीं सुने? एक ही पार्टी को 2 में डिवाइड कर दिया, उन दोनों को मिला लिया, चलो 2 दल हो गए। एलजेपी ऐसे आ गई आपके पास, शिवसेना को तोड़ दिया, एक दल वैसे आ गया, एनसीपी को ब्रेक कर दिया, एक दल वैसे। ऐसे तो आपने 38 दल बनाए हैं। कितने ऐसे दल है जिनके पास वहां पार्लियामेंटेरियन नहीं है आपके वहां पे? आप कह रहे हो कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, तो आप क्यों इन पार्टीज को एंटरटेन करते हो? मना कर दीजिए कि नहीं, हम आपका पास साथ नहीं लेंगे। हम शेर अकेला था ना, आज शेर थकेला क्यों बन गया? आज शेर क्यों बोल रहा है कि मुझे इन पार्टियों का साथ चाहिए? बोलते लाल किले पर आकर कि मेरे को नहीं चाहिए किसी का साथ, जो परिवारवाद कर रहा है मैं उसका साथ नहीं दूंगा, मैं भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं दूंगा। थोड़ा याद दिला दूं प्रीति जी, सुदेश जी, मैं बोल लूंगा तो आप बीच में नहीं बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। विराग जी को नहीं, थोड़ा याद कर लीजिए। आपने बड़ा कटराज करते हुए बोला, थोड़ा सुन भी लीजिए। आपको याद होगा जब हमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, देखिए ब्रेकिंग न्यूज भी हम लोग चला ही रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर जो मैंने आपसे कही है। चले थे, देखिए हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर भी चल रहा है। आम आदमी पार्टी तब भी हम साथ चले थे, का बड़ा बयान सामने आया सबने है। तो छोड़ दिया एक देश सेकंड, के हल्का आपको, लंबा, अकाली दल से लेके हमारा काम भी करने दीजिए जरा हमें। जी आपका काम हल्का लंबा के बयान के बाद ये देखिए बयान आया है सूत्रों के हवाले से। गठबंधन की मीटिंग से जो मुंबई में होगी उसमें शायद बाइकआउट करेगी आम आदमी पार्टी। अंतिम फैसला आला कमान का होगा, जिस पर अभी अलका लांबा ने कहा था कि 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस सीधे सीधे दिल्ली से लड़ेगी। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर है और ये हम चला भी रहे हैं, कांग्रेस का दिल्ली में अकेले लड़ने के फैसले पर यह बयान है। क्या कहेंगे चिराग सेठी? देखिए प्रीति जी, अभी कोई औपचारिक बयान नहीं आया, आने दीजिए, थोड़ा सा समय की बात है। आपके तो सोर्सेज चलिए आप नहीं बोलेंगे रत्नाकर जी, आप तो मुखर होकर बात करते हैं। दोनों ही पार्टियों के बीच ये तालमेल वाली बहुत बड़ी गड़बड़ी नजर आ रही है। पहले अभी आम आदमी पार्टी मान लीजिए साइड भी हो जाएंगे, उसके बाद और भी पार्टियां इंडिया अलायंस में। देखिए प्रीति जी, तमाम तरह की अटकलें पहले भी 2 मीटिंग के पहले भी लगाई जा रही थी। आपने देखा कि वो अटकलों को हम लोगों ने पूर्ण विराम दे करके इंडिया को मजबूत बनाने का काम किया है। और अभी देखिएगा, ये 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे के बाद बहुत सारी पार्टियां हमारे साथ मिल करके और इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाएंगी। और ये जो अटकलें लगाई जा रही है इसको दरकिनार करके हम एक मजबूत गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे और लेकिन थोड़ा सा अच्छा ठीक है, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब ऐसे में देखिए भ्रष्टाचार परिवारवाद पे आप लोगों ने इतने बड़ी बड़ी बातें कही, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा त्याग तो करना पड़ेगा। अब इंडिया अलायंस के साथ अगर वो चल रहे हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी त्याग करने को तैयार है? त्याग की भावना ही 2024 की सत्ता शायद आपको वापस दिला दे। सुदेव रत्नाकर जी, देखिए प्रीति जी, जब ये अलायंस बना था तभी हमने अपना निजी हित जो है व्यक्ति पार्टी का हित को दरकिनार करके सारी पार्टियों ने और एक साथ एक सूत्र में यही बनाया कि हम भारतीय जनता पार्टी को जो संविधान में विश्वास नहीं रखती, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, उसको सत्ता से बेदखल करके और एक लोकप्रिय सरकार बनाएंगे। आज इंडिया का नारा, ये भारतीय जनता पार्टी का तो नारा आपने सुन लिया, इंडिया का नारा है बेरोजगारी क्विट इंडिया, महंगाई क्विट इंडिया, नफरती राजनीति क्विट इंडिया, देश से हिंसा क्विट इंडिया। तो ये सारी चीजें हैं जो इंडिया से क्विट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातें अच्छी कर लेती हैं लेकिन उसको अमल नहीं कर पाते हैं। अगर धरातल पे देखेंगी तो उन्हीं चीजों में वे उलझे रहते हैं। उनके पार्टी में तमाम भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस तुष्टीकरण की राजनीति, विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस, ठीक है, क्या कांग्रेस अपने अंदर त्याग परित्याग की जो कल्पना, जो परिभाषा है उसको आत्मसात कर पाएगी? क्या ला पाएगी, अपना दिल बड़ा कर पाएगी कि 2024 के लिए अगर बड़ा दिल दिखाना पड़े तो क्या कांग्रेस दिखा पाएगी? जी प्रीति जी, कांग्रेस का त्याग आप ऐसे समझ सकते हैं कि सोनिया गांधी को इस्तीफा देती हैं, जिसको सोनिया गांधी रिजेक्ट करके फिर सोनिया गांधी प्रेसिडेंट बनी, प्रधानमंत्री बनने तो का मौका ये था। त्याग की भावना है। सर टेक्निकली सबको पता है कि को प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी, उनकी नागरिक जो रूल इटली में अप्लाई होते थे उस विषय पर नहीं जाते हैं। सर मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बात रखने का मौका दे, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मैं प्रीति जी तुष्टीकरण पे एक बात कहना चाहता हूँ, तुष्टीकरण की राजनीति, चलिए आपको छोड़ दिया, तुष्टीकरण पे बोलने दीजिए। तुष्टीकरण पे कहना चाहता हूँ, आप देखिए देश में तुष्टीकरण की राजनीति कितनी घातक रही है कि तुष्टीकरण के कारण पहले कुछ लोगों को खुश करने के कारण देश का बंटवारा हुआ।
हमेशा से कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम का लड़ाई थी, इसलिए बंटवारा हुआ, जबकि आधे से ज्यादा मुस्लिम यहाँ रुक गए। तो हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं थी, तुष्टीकरण की राजनीति है। उसके बाद में मुसलमान भाई जो हमारे 17-18% हैं, उनको एक तो माइनॉरिटी कहकर उनको ऐसी रेवड़ियां दी गई कि जो एक अच्छी खासी कम्युनिटी थी, अच्छे खासे पैसे वाली थी, बाकी और माइनॉरिटी कम्युनिटी देखो, आप पारसी देखो, जैन देखो, सिख देखो, सब अच्छी तरीके से कर रहे हैं, बट मुसलमानों को कांग्रेस ने कहां लाके खड़ा कर दिया। तो ये तुष्टीकरण की रेवड़ियां ही हैं जो इनको जो है एक विशेष कम्युनिटी को इसी बुरी हालत में लाके खड़ा कर दिया है। अभी भी वही राजनीति चल रही है। रही बात हमारे आम आदमी पार्टी की और इंडिया अलायंस की, अभी आपने कांग्रेस का सुन लिया है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी का हो ना हो, कल को आप ये भी सुनेंगे कांग्रेस अनाउंस कर दे कि हम उत्तर प्रदेश में 70 सीटों पर लड़ेंगे, और समाजवादी पार्टी के भी ऐसे ही कुछ विचार आए। तो ये जो 26 पार्टियां हैं, मैं बार बार कहता आ रहा हूं, अंत तक 15 रह जाएं तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, उत्तर प्रदेश में अगर इंडिया अलायंस ने कहा कि तमाम जो समाजवादी पार्टी की सीटें हैं वहां से हम लड़ेंगे, उसके बाद समाजवादी पार्टी क्या करेगी, त्याग करेगी क्या? मनोज यादव जी। देखिए, अभी राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने कहा कि 15 रह जाएंगे, तो उधर 38 से ज्यादा हो जाएंगे। आप बधाई 38 से 37 हो गई, ऑलरेडी हो गई, जो कुछ कर 38 से 37 ऑलरेडी हो गई। मनोज जी, हाँ, खुश हो ना, एक मिनट, हम कह रहे हैं आप खुश हो जाओ ना, क्या दिक्कत है? ये तो इंडिया का काम है, उसके कम होंगे, ज्यादा होंगे, 1 सीट पे लड़ेगा, 10 सीट पे लड़ेगा, 7 पे कांग्रेस लड़ेगी, 3 पे कौन लड़ेगा, ये सारा विषय हमारा है। ये हेडक हमको दो। आप हेडक ये पूछो जनता का सवाल कि मोदी जी ने जो देश से वादे किए थे, 15 लाख से लेके 2 करोड़ नौकरियों से लेके, डीजल पेट्रोल सस्ते से लेके, गैस सस्ती से लेके, और बॉर्डर सिक्योरिटी से लेके, और पता नहीं क्या क्या दिया था, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, फलाना इंडिया, धमाका इंडिया, सब कहाँ है? वेयर इज? कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इनविजुअल हो गया क्या? इनविजुअल क्यों हो गया भाई? मनोज यादव जी ने जो जवाब दिया, जो सवाल किया है, वो बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। सुदेश वर्मा जी, एक स्थिर सरकार में कह रही 2024 में आपने कहा कि ठीक है, अगर इधर से टूटेंगे तो आपके साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन जनता अगर जैसा आप कह रहे हैं कि हम माफ कीजिएगा सुदेश वर्मा जी, आपसे सवाल नहीं है, रत्नाकर जी से सवाल है। जैसा आपने कहा कि कई बड़े मुद्दों पर हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो जनता आप पर विश्वास कैसे दिखाए अगर आप अंदर से आप एक मत नहीं है और आप ये नहीं कह रहे कि हाँ वाकई हम जीत कर आएंगे, जनता हमें वोट देगी। और अभी मनोज यादव जी ने खुद कहा है कि ठीक है आप खुश हो जाओ, आप जीत जाओ, लेकिन ऐसे में ऐसे आप चुनाव कैसे जीत पाएंगे? नहीं, देखिए, जनता जो है हमको जवाब देगी हमारे पिछले कार्यों के हिसाब से। हमने जब देश आजाद हुआ था उस समय सुई का भी निर्माण नहीं हो रहा था, लेकिन जब हमने कांग्रेस पार्टी ने, जब भाजपा सत्ता में आई, उसके तब तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए, देश के निर्माण में कितनी सहभागिता रही है कांग्रेस पार्टी की। और ये 10 साल इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तमाम जुमलेबाजी किया है, लोगों को गुमराह करने का काम किया है। अब प्रधानमंत्री जी एक चीज तो साफ है रत्नाकर जी, एक चीज तो साफ है, बहुमत से जीती हुई सरकार के शासन को देश देख चुका है, तो अब एक बार फिर से अलायंस के उस घूंट को देश तो नहीं पिएगा, ये आप सोच समझते होंगे। जो मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे, इस पर जवाब दीजिए आप। प्रीति जी, देखिए, 10 साल हमने यूपीए की सरकार चलाई है और 10 साल देश की जनता ने ही हमको जनादेश दिया था, सब लोगों ने मिलकर संयुक्त रूप से चलाई और बहुत सारे काम किए, ठीक है। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि जनता जो है 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है। वो समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री जो बोलेंगे झूठ बोलेंगे। अब सदन में एक प्रधानमंत्री जी दरभंगा में बता रहे हैं कि IIM बना है, अमेरिका जाते हैं तो 2024 अमेरिका जाते हैं और समय का सुदेश वर्मा जी 2024 बना रहे हैं। एक स्थिर शासन, शिक्षा राज्य क्या विपक्ष 2024 में अलायंस विपक्ष का अलायंस क्या 2024 में स्थिर सरकार दे पाएगा देश को? एक सशक्त और स्थिर सरकार क्या 2024 में विपक्षी पार्टी इंडिया दे पाएगा? देखिए प्रीति जी, मोदी जी और पॉपुलर होते जा रहे हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप रेटिंग्स देख लीजिए, जो इंटरनेशनल रेटिंग है, जो नेशनल रेटिंग है, जब वो जाते हैं तो लोग से देखिए किस तरह से लोग की केमिस्ट्री क्या है। समय आ रहा है लोगों का जो कार्य किए सब बताएंगे आपको। 9 साल 10 साल में क्या हुआ फिर आप बोल रहे देखिए, सब बताएंगे आपको, आपकी खामियों को भी बताएंगे लोगों को। और बड़े मुश्किल से आज जो देश है 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनी है और 3री बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है। पर कैपिटा भी तो बताइए, आधा नहीं, पर कैपिटा भी तो बताइए।
पर कैपिटा भी तो बताइए, जिसको पीछे तोड़ा उसका पर कैपिटा बता दीजिए। पूरे विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी बना सकते हैं। आपने कुबत नहीं है ये, आप लूट के खा जाइएगा, अपने परिवार को बढ़ाइएगा, आप देश को नहीं बढ़ाने वाले। और ये लोगों को पता है ये बात, लोग इसी पर वोट देंगे। आप लिख के ले लीजिए ये, आप हमारे खूबदारियों पानी करिए, कुछ नहीं होने वाला। एक एक चीज गिनाएंगे हम लोगों ने क्या क्या किया, मोदी जी ने क्या क्या विकास किया है, एक एक बात गिनाएंगे और आपके अंदर तक वो बात जाएगी। फाइनल कमेंट 10 सेकंड मांग रहे हैं चिराग सेठी जी। आज इन्फ्लेशन के नंबर्स आए स्टेट वाइज। दिल्ली में 3.7% इन्फ्लेशन है और उत्तराखंड में 10.5%। तो सोच लीजिए कि आपने किस तरह की गवर्नेंस करी है। आप बोलते हैं हर साल एक IIM खुला था, राज्यसभा में जवाब आता है 5 साल से कुछ नहीं खुला, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जुलाई जो था वो सबसे महंगा महीना था पिछले 15 महीने में 7.44% की इन्फ्लेशन है। मुझे लगता है विपक्ष को जनता के सामने अपनी बातें सच्चाई तरीके से रखनी चाहिए, सच तरीके से रखनी चाहिए, क्योंकि आपका ये सिर्फ मान लेना कि आप एकजुट हो गए उससे जनता आपको एक साथ वोट कर देगी, ये मुझे संभव नजर नहीं आ रहा है। बाकी जनता फैसला करेगी, जनता जनार्दन, जनता फैसला करेगी, जनता जनार्दन है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान इस डिबेट में आए और साथ ही जनता फैसला करेगी, जनता जनार्दन है, जनता वोट देती है, जनता के पास वोट की ताकत है, जनता सब जानती है, जनता सब देखती है। 2024 में आखिर प्रधानमंत्री के कल आपने जो संबोधन सुना कि मैं लौट कर आऊंगा, वापस आऊंगा और फिर से संबोधित करूंगा पूरे देश को इसी 15 अगस्त पर। देखने वाली बात होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता जनार्दन किसे एक बार फिर से अपना प्रधानमंत्री चुनती है। क्योंकि छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मजा आएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और साथ ही देखना न भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।